हेलो दोस्तों, यस प्लस चैनल का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के। हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना कि इसमें से आप लोगों को कितना पहले से ही क्वेश्चन जो है मालूम था। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाई डैमेज। दोस्तों जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारा होता है, जब हम इंट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर जब हम पढ़े होंगे कॉमन पाथवे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, या हम जब क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद इसमें पूछा थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज बाय डैमेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, एक प्रकार का वो एंजाइम है जो कि हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने में। जैसे अगर प्रोथ्रोम्बिन है तो कन्वर्ट होता है वो थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिनोजन जो है कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, फिर इसके बाद क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये रिलीज कहाँ से होता है? डैमेज मामला क्या डैमेज होता है जो रिलीज होता है? तो इसमें ऑप्शन में है टिश्यू, प्लेटलेट्स, ए एंड बी और नन। तो दोस्तों जब आपने पढ़ा होगा क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े होंगे तो इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, जब टिश्यू फैक्टर है, टिश्यू फैक्टर जब हमारे डैमेज होते हैं टिश्यू, तो वहाँ से हमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब हमारे ब्लड वेसल्स या टिश्यू या प्लेटलेट्स हमारे जब डैमेज होते हैं, इसमें ऑप्शन में है प्लेटलेट्स और टिश्यू, तो जब हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं तो वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर में टिश्यू फैक्टर जो हमारे हैं वहाँ पे टिश्यू, उसी को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। रिलीज होता है कैसे? ब्लड वेसल्स जो हमारे डैमेज होते हैं या टिश्यू डैमेज होते हैं। इसमें ऑप्शन पूछा है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कहाँ से डैमेज रिलीज होता है बाय डैमेज, तो यहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा तब रिलीज होता है या प्लेटलेट्स से। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और एंड बी, टिश्यू और प्लेटलेट्स से हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ईडीटीए। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ईडीटीए प्रिजर्व सेलुलर एलिमेंट्स एंड एक्ट एज ए। जैसे आप लोग जानते हैं ईडीटीए, हमारा ईडीटीए क्या है, हमारा एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। जैसे हम सीबीसी यूज करते हैं तो ईडीटीए इथाइल डाइमिन एसिडिक एसिड, तो हम ईडीटीए हमारा क्या एंटीकोगुलेंट है। ये प्रिजर्व करता है सेलुलर एलिमेंट को, और इसका एक्ट एज, और कैसे काम करता है वो, तो हमारे जो काम करता है चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चिलेटिंग एजेंट। तो ये हमारे तीसरे नंबर का चिलेटिंग एजेंट हो गया। ईडीटीए दोस्तों हमारा क्या है? एंटीकोगुलेंट है जो कि हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये बेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट का या मार्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स का बेस्ट हमारे ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ईडीटीए 2K, मतलब कि जो हमारा डाई पोटेशियम है, ईडीटीए डाई पोटेशियम साल्ट इज रिकमेंडेड फॉर द सीबीसी बिकॉज। दोस्तों हम ईडीटीए जो K2 है, दोस्तों सॉरी ये K2 जो हमारा है, ज़्यादा हम इसको यूज करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं सीबीसी में। हम क्यों यूज करते हैं इसको, रिकमेंडेड करते हैं? तो ये मोर वाटर सॉल्युबल होता है, मोर वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसे रिकमेंडेड करते हैं K2 को। तो अगर हम K2 K3 की हम बात करेंगे तो K2 हमारा जो ईडीटीए है ये लेस हाइपर ऑस्मोलर इफेक्ट ऑन ब्लड सेल्स पे आ कंपेयर टू द KD, मतलब कि ईडीटीए जो हमारा K2 है और K3 जो है लेस हाई, जो हमारा K2 है ये लेस हाइपर ऑस्मोलर इफेक्ट शो करता है ब्लड सेल्स पे कंपेयर टू K3 ईडीटीए पे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा मोर वाटर सॉल्युबल, इसीलिए हम ईडीटीए हमारा अच्छा माना जाता है K3 ईडीटीए के तुलना में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोर वाटर सॉल्युबल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग। इसमें दोस्तों आप लोगों को मैचिंग करानी है कि किसका कौन सा आंसर होगा। इसमें कुछ एंटीकोगुलेंट्स दिए गए हैं और किस टेस्ट के लिए यूज करते हैं उसमें आप लोगों को मैच कराना है। इसमें ऑप्शन में ईडीटीए, ईडीटीए किसके लिए हम करते हैं, इसमें ऑप्शन में इस साइड में मैच कराना आपको कहाँ से कर ईडीटीए किसके लिए करते हैं? सीबीसी के लिए। हमारा राइट आंसर यहाँ मैच किस पे? सीबीसी से। ट्राइसोडियम सिट्रेट हमारा है जो किससे मैच करेगा? ट्राइसोडियम सिट्रेट हम किससे करते हैं? ESR के लिए। ट्राइसोडियम सिट्रेट ESR के लिए करते हैं। तो ESR ब्लड सैंपल से हम एंटीकोगुलेंट, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट से हम ESR करते हैं। ऑक्जेलेट जो हमारे ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट है, ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट किसके लिए हम करते हैं? जो हमारा केमिस्ट्री के लिए हमारा कोई सा हो गया टेस्ट, और या PCB के लिए हम करते हैं। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज इस किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? ये ब्लड बैंक में आपने पढ़ा होगा, तो ब्लड बैंक में आपको यूज करते हैं ब्लड बैंकिंग के लिए। अब फ्लोराइड और ऑक्जेलेट जो हमारा किसके लिए हम यूज करते हैं? शुगर के लिए करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा फ्लोराइड सैंपल होता है किसके लिए करते हैं? शुगर के लिए। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो गया, ये मैच हो गया, जो हमारे एंटीकोगुलेंट दिए गए थे। यहाँ पे सामने टेस्ट दिया गया था और यहाँ पे एंटीकोगुलेंट था।
अगले क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटीकाउलेंट एजेंट। एंटीकाउलेंट का फंक्शन क्या होता है? प्रिजर्विंग द सेल मॉर्फोलॉजी, प्रिवेंट क्लॉट, ए एंड बी। तो जो इसका एंटीकाउलेंट का जो काम होता है, प्रिजर्व करता है सेल की मॉर्फोलॉजी को और ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। प्रिवेंट क्लॉट मतलब प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, रोकता है ब्लड को क्लॉट होने से। तो राइट आंसर हमारा दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि फाइब्रिन विथ ब्लड सेल्स एंड विथ इंटरप्टेड कंस्टिट्यूएंट कंप्राइजेज। दोस्तों जो हमारा ब्लड सेल्स है, जो हमारे कोशिकाएं हैं, उनके साथ क्या मिलके जो हमारे फाइब्रिन का एक क्लॉट बनाता है, फाइब्रिन हमारा बनाता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। जो हमारे ब्लड सेल्स के साथ मिल करके क्या इंटरप्टेड होता है फाइब्रिन के साथ, तो क्या इंटरप्टेड होता है? क्लॉट होता है। तो क्लॉट बनाता है इसको। तो हम इसको अभी आपको डिटेल में हम बताते हैं आपको फाइब्रिन जब क्लॉट बनता है कैसे बनता है। जैसे मान लो फाइब्रिन है, फाइब्रिन ब्लड सेल इंटरप्टेड कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या होता है? में ब्लड क्लॉट बनाता है या थ्रोम्बस बनाता है। ब्लड क्लॉट को ही थ्रोम्बस बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले क्या डैमेज हमारा ब्लड सेल्स हुआ, जब हमारा ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं तो वहाँ पे रिलीज होता है। अभी पहले क्वेश्चन आप लोगों को बताया था क्या रिलीज होता है? प्रोथ्रोम्बिन। हमारा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर थ्रोम्बिन जो हमारा कन्वर्ट किस में होता है? फाइब्रिनोजेन में होता है। फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन ब्लड क्लॉट में। तो ऐसे हमारे क्लॉट बन जाते हैं। इसमें तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? क्लॉट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू। इसके आगे आपको बताना है कि किस में कन्वर्ट होता है कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारा कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन के कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू मतलब किस में होता है? तो इसमें हम आप लोगों को बता दें कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयंस जो हमारे होते हैं उनके हेल्प के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किस में? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। जब एक इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर एक इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट किस में होता है? एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। तो इसमें एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, किस में कन्वर्ट होगा? तो इसमें लिखा है द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्ट। जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में हमारा इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। जो हमारा थ्रोम्बिन है ये प्रेजेंस कैल्शियम के प्रेजेंस में किस में फिर कन्वर्ट होता है? जो हमारा ये एक्टिव थ्रोम्बिन है ये कैल्शियम के प्रेजेंस में फिर आपको ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइब्रिनोजेन में, सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन। जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन है फिर ये कन्वर्ट होता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। जब इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो एक मेश बनाता है, एक जाल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जहाँ पे चोट लगे थे, जहाँ घाव रहते हैं तो वहाँ पे एक उंड बनाता है, एक जाल की तरह ऐसे बना देता है, नेट की तरह बना देता है, मेश बना देता है जाल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया? एक्टिव थ्रोम्बिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि EDTA प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी फॉर। तो जो हमारे EDA सैंपल में हम जब EDTA में ब्लड सैंपल लेते हैं तो कितने टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए प्रिजर्व करके रखता है सेल के मॉर्फोलॉजी को, अगर रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे है 2 से 3 आवर्स, 5 से 10 आवर्स, 10 डे और 5 डेज। इसमें राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अप टू हम यहाँ पे दोस्तों अप टू 4 आवर्स हम कर सकते हैं। अप टू 4 आवर्स तक हम क्या करते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखने पर 4 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे 2-3 आवर्स है, तो यहाँ से हम आप लोग बता दें, अगर मान लो कहीं 4 आवर्स तक आए अप टू 4 आवर्स, तो आप लोगों को अप टू 4 आवर्स तक मार्किंग करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ EDTA। EDTA का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज प्रिजर्व सेल मॉर्फोलॉजी, सेल की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखता है। प्रिवेंट क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट ब्लड क्लम्पिंग, जो प्लेटलेट्स क्लम्पिंग, सॉरी दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्लम्पिंग होने से बचाता है। ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। एडवांटेज है EDTA का। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज। दोस्तों व्हाट आर द डिसएडवांटेज क्या है अगर हमारे EDTA का एक्सेस अमाउंट में अगर हम यूज कर ले रहे हैं तो RBC जो है हमारा WBC का श्रिंक हो जाएंगे, PCB रिड्यूज हो जाएगा और MCSC जो हमारा होगा इंक्रीज हो जाएगा, प्लेटलेट स्वेल हो जाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ हो जाएगा। तो EDTA अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, जितना हमारा ब्लड के अकॉर्डिंग अगर हम ठीक रेशियो में नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि ब्लड में हमारे मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मलिटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट इन द प्रेजेंस ऑफ।
दोस्तों जो थ्रोम्बिन हमारा है कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हुआ, फिर इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन में क्लॉट बना, किसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। 12 के बाद हमारा राइट आंसर क्या है, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये हमारे कन्वर्ट हो रहे थे, आपको इसके पहले मैंने बताया था आपको। तो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हमारे सब सॉल्युबल इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मच ब्लड शुड बी एडेड टू 8 मिलीग्राम EDTA वाइल फॉर द गुड रिजल्ट। दोस्तों 8 मिलीग्राम हम EDTA जब एंटीकोगुलेंट हम वाइल में यूज करते हैं गुड रिजल्ट के लिए, हम कितने अमाउंट में हम इतना ऐड करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 3 to 4 ml। 3 to 4 ml में हम यूज करेंगे 8 मिलीग्राम EDTA गुड रिजल्ट के लिए। तो आप लोगों को बता दें हम कि अगर 1 ml में हम जो यूज करते हैं EDTA तो 1.5 से लेकर के 2.2 मिलीग्राम हम यूज करते हैं EDTA 1 ml में। तो उसी हिसाब से हमारा 8 मिलीग्राम EDTA में जो हमारा होगा 3 to 4 करते हैं, इसके बीच में ही हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट हैव टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीकोगुलेंट वाइल्स। दोस्तों इसमें पूछा, जैसे हमने एंटीकोगुलेंट जो हमने कोई वाइल्स हैं हमारे उसमें एंटीकोगुलेंट हम वाइल्स अगर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन मतलब करना चाहिए। जैसे हमने सैंपल को लिया तब उसमें एडिंग स्टेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो हमारे जैसे मान लो वाइल्स है EDTA वाइल्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर सैंपल हम एक्यूरेट अमाउंट में लेंगे, वहाँ पे मार्किंग बना होता है कि 2 ml लेना है, 3 ml लेना है, 1 ml लेना है, तो उसके बराबर उसी एग्जैक्ट वॉल्यूम में आपको ब्लड लेना है। फिर लेने के बाद क्या करना है, मिक्सिंग जेंटली आफ्टर एडिंग ब्लड को जैसे ही ऐड करो उसको मिक्स करना है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, A और एंड B। पहले हम एक्यूरेट अमाउंट में हम उसमें सैंपल लेते हैं वाइल्स में, और उसके बाद हम क्या करते हैं एंटीकोगुलेंट उसके अंदर होता है उसको हम क्या करते हैं जेंटली मिक्स करते हैं। ज़्यादा तेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो RBCs हमारे हेमोलाइज हो जाएंगे, उससे हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी, गड़बड़ाएगा रीडिंग। अगले क्वेश्चन में है, टू प्रिपेयर EDTA वाइल्स 0.2 ml EDTA सॉल्यूशन इज एडेड एंड केप्ट फॉर द ड्राइंग। दोस्तों अगर मान लो हम EDTA वाइल्स जो हमने प्रिपेयर करा मैंने EDTA वाइल्स में 0.2 ml EDTA सॉल्यूशन को ले ऐड करके, तो उसको हम केप्ट फॉर द ड्राइंग, उसको हम ड्राइंग करने के लिए कहाँ पे रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन में है इनक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन, रूम टेम्परेचर, बोथ A एंड B। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इनक्यूबेटर में रखेंगे या हॉट एयर ओवन में रखेंगे, किसके लिए, ड्राइंग के लिए, फॉर द ड्राइंग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। A इनक्यूबेटर में रख सकते हैं या हॉट एयर ओवन, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि ऑक्जेलेट एक्ट बाय चिलेटिंग कैल्शियम टू फॉर्म। दोस्तों ऑक्जेलेट जो हमारा है कैसे काम करता है, चिलेटिंग कैल्शियम की तरफ फॉर्म करता है। तो टू फॉर्म क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब जो हमारा कैल्शियम है दोस्तों जो हमारा ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट एक्ट बाय चिलेटिंग कैल्शियम की तरह एक्ट करता है और क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो गया। कैल्शियम जो हमारा ऑक्जेलेट है कैसा है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसोडियम सिट्रेट एक्ट बाय, ट्राइसोडियम सिट्रेट कैसा एक्ट करता है। पहली बात क्या है कि बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन से बाइंडिंग करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कैल्शियम्स बोलते हैं, चिलेटिंग कैल्शियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिलेटिंग कैल्शियम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है हेपेरिन एक्ट बाय, हेपेरिन कैसा एक्ट करता है। तो हेपेरिन में ऑप्शन हमारा क्या, इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटर, बोथ एंड नन। तो इसमें से हमारा जो राइट हेपेरिन दोस्तों कैसा काम करता है, हेपेरिन एक्ट करता है प्रिवेंटिंग ब्लड फॉर्म क्लॉटिंग से बचाने के लिए। तो हमारा जो हमारा हेपेरिन है ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। या थ्रोम्बिन जो हमारा होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ब्लॉकिंग फैक्टर जो हमारा 10A है और अदर भी जो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे इनएक्टिव थ्रोम्बिन जो हमारे होते हैं ये हमारे बोथ ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन होता है या कैल्शियम फैक्टर एक्टिवेटर। हेपेरिन एक्ट कैसा करता है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करता है और इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन होता है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ RBC, नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ RBC। इसमें से RBC का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, जो उसका नाम इसमें लिखा है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। RBC का मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन इंपॉर्टेंस फंक्शन क्या होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन के लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाने में, लंग्स से अदर पार्ट तक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन एप्रोक्सीमेटली। दोस्तों
अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 ग्राम। अगर मान लो हमारा हीमोग्लोबिन है, कितने हमारे उसमें कंटेन होते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन में कितना हमारे ऑक्सीजन के जो हैं वो कंटेन होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हमारे हैं तो उसमें कितना 1.34 ml हमारे जो होंगे हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन कंटेन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम ऑफ द मेथड्स यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन करने के लिए हम यूज करते हैं? तो सहलीज मेथड है और सानिध्य में हीमोग्लोबिन मेथड। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है रेड सेल मॉस ऑफ द इन एडल्ट कंटेन ऑक्सीजन फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों जो हमारा रेड सेल का जो हमारा एडल्ट जो हमारे आरबीसीज हैं, द्रव्यमान है, वो कितने कंटेन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स करते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन है? तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 600 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 600 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ये हमारे कंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लोवेस्ट HB वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सहलीज मेथड। जो सहलीज मेथड का दोस्तों हमारा ट्यूब होता है, सहलीज मेथड का ट्यूब, ग्रेजुएटेड ट्यूब जो होता है, उसमें हम अगर मार्किंग की बात करेंगे तो एक होता है मार्किंग परसेंटेज में जो लिखा हुआ रहता है 2 से लेकर के 24 होता है, परसेंटेज में होता है 2 से लेकर 24 तक। और एक होता है दोस्तों, एक होता है अदरवाइज, अगर जो साइड में दूसरी साइड में लिखा रहा है, अदर साइड में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है 20 से लेकर 140 परसेंटेज में भी रहता है। तो इसमें पूछा व्हाट इज द लोवेस्ट हीमोग्लोबिन वैल्यू ऑब्टेन्ड सहलीज मेथड में कितना होता है? 2 ग्राम, 2 से होता है 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 ग्राम पर डेसीलीटर करेक्ट हो जाएगा, लोवेस्ट जो हमारे लेवल है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी डन इफ़ HB लेवल इज बिलो 2 ग्राम पर डेसीलीटर सहलीज मेथड। अगर मान लो कि सहलीज मेथड जो है, अगर उसमें अगर किसी का HB लेवल जो है 2 ग्राम पर डेसीलीटर जो है कम आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा टेक डबल क्वांटिटी या ब्लड सैंपल। अगर मान लो जो सहलीज मेथड हमारा ट्यूब है, अगर उसमें 2 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन हमारा कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जब उसको दोबारा हम टेक डबल क्वांटिटी या ब्लड, फिर दूसरी बार हम जब करेंगे तो उसमें हम डबल क्वांटिटी में ब्लड का सैंपल लेंगे। उसके बाद फिर जितना रिजल्ट आएगा उसे हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ऑब्टेन्ड बाई 2 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ, जितना वैल्यू आएगा उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे मान लो किसी का हमने सहलीज मेथड के थ्रू हीमोग्लोबिन लगाया, उसका कितना हीमोग्लोबिन आ रहा है? 2 ग्राम आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। जब 2 ग्राम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको दोबारा फिर सहलीज मेथड से हम ये हीमोग्लोबिन लगाएंगे, उसका एस्टिमेशन करेंगे। तो जो हम 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं तो हम क्या लेंगे? 40 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे, डबल अमाउंट में ले करके। उसके बाद हम उसे मैचिंग कराएंगे, मैचिंग कराने के बाद जितना रिजल्ट आएगा उसे हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा हमारा रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू क्रॉस वेरीफाई हाईली कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रीमली हाई HB। दोस्तों अगर किसी टू क्रॉस द वेरीफाई हाईली कंसंट्रेशन, मतलब हाईली कंसंट्रेशन में अगर क्रॉस कर दिया है हीमोग्लोबिन हमारे जो है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन हमारा है डाइल्यूट ब्लड विद द इक्वल पार्ट ऑफ द सैलाइन एंड ब्लड पर, या डाइल्यूट द ब्लड सैंपल को हमारा ये करेंगे। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, डाइल्यूट जो हमारा ब्लड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। अगर मान लो किसी का हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रहा है, हाई आ रहा है, तो क्रॉस कर मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन क्रॉस कर देगा, उसमें क्या करेंगे? हम डाइल्यूट करेंगे ब्लड को इक्वल पार्ट ऑफ सैलाइन में। फिर ब्लड एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई 2, जो हमारा ब्लड है उस वॉल्यूम ने जितने वॉल्यूम लिया वैल्यू आया है उसका हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। आई हो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।